हेलो लर्नर्स, एक बार फिर से आप सबका स्वागत है लर्न इको मैजिक विद आरिफ शिबली में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि हम यहाँ पर यूजीसी नेट पेपर 1 की प्रिपरेशन कर रहे हैं और पेपर 1 की जो सेकेंड यूनिट है रिसर्च एप्टीट्यूड की, इसमें हम 8 लेक्चर्स कर चुके हैं। इसको सिलेबस वाइज हम कवर कर रहे हैं और जो अदर यूनिट्स हैं पेपर 1 की, उसको भी हम आने वाले टाइम में कवर करेंगे। आज ये रिसर्च एप्टीट्यूड का 8वां लेक्चर है और इसमें लगभग 15 से 16 लेक्चर्स आएंगे जो 15 या 16 फरवरी तक कंप्लीट हो जाएंगे। उसके बाद हम कोई नई यूनिट स्टार्ट करेंगे पेपर 1 की। उससे पहले मैं आपको बताता चलूँ कि जो हमारा लर्न इको मैजिक के नाम से टेलीग्राम पर चैनल है, उस पर वहाँ पर हमने इकोनॉमिक्स की स्टैंडर्ड बुक्स अपलोड कर दी हैं। अगर आप इकोनॉमिक्स के स्टूडेंट हैं और यूजीसी नेट जेआरएफ की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो वहाँ पर जाकर के इकोनॉमिक्स की स्टैंडर्ड बुक्स रीड कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं। इवन अगर आप मास्टर्स के स्टूडेंट हैं तो भी वो बुक्स आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी। और हर पेपर पे लगभग 5 से 6 किताबें अपलोड हैं, वो चाहे माइक्रो इकोनॉमिक्स की हो, मैक्रो की हो, डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स या इकोनोमेट्रिक्स की बात करें, आप इंडियन इकोनॉमी, पब्लिक फाइनेंस, इंटरनेशनल इकोनॉमिक्स, जितनी भी इकोनॉमिक्स के पेपर्स होते हैं सारे पेपर्स पर लगभग 5 से 6 स्टैंडर्ड बुक्स अपलोड कर दी हैं। और जो हमारा टेलीग्राम का चैनल है उस पर हम डेली क्विजेज भी अपलोड करते हैं और जो पेपर 1 के एमसीक्यूज होते हैं वो भी अपलोड करते हैं, तो आप उनकी भी प्रैक्टिस कर सकते हैं एक अच्छे अंदाज में और बेहतर तरीके से अपनी पेपर 1 की तैयारी कर सकते हैं और जो आपका ड्रीम है यूजीसी नेट जेआरएफ का उसको कंप्लीट कर सकते हैं। इसके अलावा यूजीसी नेट जेआरएफ असिस्टेंट प्रोफेसर, पीएचडी और पीएचडी एंट्रेंस से रिलेटेड और पीजीटी जो पोस्ट ग्रेजुएट टीचर्स की पोस्ट आती हैं उससे रिलेटेड जितने भी नोट्स और पीडीएफ होती हैं उसको भी हम अपने टेलीग्राम के चैनल पर प्रोवाइड कराते हैं। अगर आप वो लेना चाहते हैं तो भी आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, सब कुछ फ्री है। और इसके अलावा जो हमारा इंस्टाग्राम का चैनल है लर्न इको मैजिक के नाम से, इंस्टाग्राम का अकाउंट, उसको आप फॉलो कर लीजिए क्योंकि हम वहाँ पर नोटिफिकेशंस डालते हैं और रोज़ मोटिवेशनल कोट्स, फन फैक्ट्स और शॉर्ट नोट्स अपलोड करते हैं इकोनॉमिक्स और पेपर 1 से रिलेटेड। तो जो हमारा सिलेबस है रिसर्च एप्टीट्यूड का एनटीए यूजीसी नेट जेआरएफ का, तो उसमें कई सारी चीज़ें हैं जैसे रिसर्च मीनिंग, टाइप्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स, पॉजिटिविज्म एंड पोस्ट पॉजिटिविस्टिक अप्रोच टू रिसर्च। इसको हम पिछले 6-7 लेक्चर्स में इन डिटेल कवर कर चुके हैं और अब हम स्टेप्स ऑफ रिसर्च कर रहे हैं। मेथड्स ऑफ रिसर्च भी कंप्लीट हो गए हैं। स्टेप्स ऑफ रिसर्च का एक लेक्चर आ चुका है और ये आज स्टेप्स ऑफ रिसर्च से रिलेटेड दूसरा लेक्चर है। इसके अलावा हम थीसिस एंड आर्टिकल राइटिंग, फॉर्मेट एंड स्टाइल कैसा होता है, उसकी रिफरेंसिंग क्या रहती है, हम आईसीटी का एप्लीकेशन कैसे करते हैं रिसर्च में, और रिसर्च एथिक्स क्या होती है, इसके बारे में हम बातचीत करेंगे आने वाले लेक्चर्स में। यहाँ पे जैसे एक टेंटेटिव शेड्यूल दिया हुआ है, मैंने डे वाइज सारे लेक्चर्स अपलोड किए हैं हर टॉपिक पे, जैसे रिसर्च की मीनिंग क्या है, डेफिनेशन क्या है, ऑब्जेक्टिव्स एंड कैरेक्टरिस्टिक। इसी तरह से आप टॉपिक वाइज देख सकते हैं कि किस किस टॉपिक पर मैंने पिछले 8 लेक्चर्स लिए हैं। जो आज का हमारा लेक्चर है स्टेप्स या प्रोसेस ऑफ रिसर्च लिटरेचर, इससे रिलेटेड हम आज ये लेक्चर रहेगा हमारा। इसमें हम रिसर्च डिज़ाइन के ऊपर बात करेंगे, डेटा कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर बात करेंगे और क्वेश्चनायर क्या होता है, ओपन एंडेड, क्लोज्ड एंडेड, कंबाइंड, और डेटा कितने तरह के होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी। तो इन सब चीज़ों के बारे में आज हम इस लेक्चर में बात करेंगे। तो गाइज अगर हम बात करें एक बार फिर से रिवीजन के लिए कि स्टेप्स कितने होते हैं रिसर्च में, जब रिसर्च क्योंकि एक प्रोसेस होता है, एक कंटिन्यूस प्रोसेस रहता है और ये स्टेप वाइज चलती है, तो इसमें हम जानते हैं कि इसमें 8 प्रोसेस या 8 स्टेप होते हैं। ये चीज़ हमने पिछले लेक्चर में भी पढ़ी थी। जो हमारा सबसे पहला स्टेप था वो फॉर्मुलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम का था कि हम रिसर्च के जो प्रोसेस में सबसे फर्स्ट स्टेप रहता है उसमें हम अपनी रिसर्च की जो प्रॉब्लम रहती है उसका फार्मूलेशन कर लेते हैं। देन उसके बाद हम अपनी जो रिसर्च डिज़ाइन रहती है उसको प्रिपेयर करते हैं। फिर हम डेटा कलेक्शन के इंस्ट्रूमेंट्स जो होते हैं उनका डेवलपमेंट करते हैं। फिर उसके बाद सैम्पल्स सेलेक्ट करते हैं कि कौन सा हम सैम्पलिंग का मेथड इस्तेमाल करेंगे, क्या हमारी सैम्पलिंग रहने वाली है। उसके बाद हम अपना एक रिसर्च प्रपोजल लिखते हैं और फिर रिसर्च प्रपोजल लिखने के बाद से रिलेटेड डेटा कलेक्ट करते हैं। डेटा कलेक्ट करने के बाद हम उस डेटा का एनालिसिस करते हैं, पूरी प्रोसेसिंग कर देते हैं डेटा का एनालिसिस करने के लिए। देन जो भी हम ऑब्जर्वेशन करते हैं या जो भी हमारा रिजल्ट निकल के आता है उसको हम अपनी रिसर्च रिपोर्ट में लिख देते हैं।
तो इस तरह से हमारा प्रोसेस ऑफ रिसर्च या स्टेप्स ऑफ रिसर्च कंप्लीट हो जाता है और इसमें 8 स्टेप्स हैं। तो एक एक स्टेप हम रिसर्च का इसमें लेकर चल रहे हैं। और जैसे कि फार्मूलेशन ऑफ रिसर्च प्रॉब्लम को हमने कल डिस्कस किया था, आज हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे कि रिसर्च डिज़ाइन क्या होती है और डेटा कलेक्शन के क्या क्या इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं। तो शुरू करते हैं प्रिपेयरिंग रिसर्च डिज़ाइन से कि रिसर्च डिज़ाइन किस तरह से प्रिपेयर की जाती है। जैसा कि आप सब जानते हैं कि जब हम एक बार अपनी रिसर्च प्रॉब्लम या रिसर्च हाइपोथेसिस को जब हम एक बार कंप्लीट कर लेते हैं, बना लेते हैं, तो उसके बाद हम एक रोड मैप बनाते हैं अपनी रिसर्च को आगे ले जाने के लिए, ताकि जो भी हमारे क्वेश्चंस हैं कि जो हमारी रिसर्च स्टडी होने वाली है उसकी क्या स्कोप है, उससे रिलेटेड किस तरह का डेटा हमें कलेक्ट करना पड़ेगा और कौन कौन से मेथड्स हमें यूज़ करने पड़ेंगे उसका एनालिसिस करने के लिए। तो हर स्टेप पे एक जस्टिफिकेशन रिक्वायर्ड होता है कि किस तरह से हमारी रिसर्च आगे बढ़ेगी। और कई बार तो कहते हैं कि जो हम रिसर्च टाइप होती है हमारी, जैसे कि वो डिस्क्रिप्टिव टाइप हो या क्वालिटेटिव टाइप हो या कह सकते हैं कि एक्सपेरिमेंटल टाइप हो, एक्सप्लोरेटरी टाइप हो या एक्सप्लानेटरी टाइप हो, तो कई बार हम रिसर्च के जो टाइप्स होते हैं या जो भी हमारी रिसर्च की टाइप होती है हम उसको ही बोल लेते हैं कि रिसर्च डिज़ाइन है वो। हालांकि वो रिसर्च डिज़ाइन हम उसको एग्जैक्टली नहीं बोलते हैं, लेकिन एक तरह से वो फ्रेमवर्क हो जाता है। तो इसी वजह से कहते हैं कि ये रिसर्च डिज़ाइन जो होती है, जब हम रिसर्च डिज़ाइन को प्रिपेयर करते हैं तो ये एक टाइम बेस्ड एक्टिविटी होती है जिसमें हम प्लान करते हैं रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखते हुए कि हमारी जो रिसर्च है वो किस तरह से जाएगी आगे। और ये पूरा एक फ्रेमवर्क प्रोवाइड कराती है वेरिएबल्स के बीच की, जब हम स्टडी करते हैं कि उसमें वेरिएबल्स के बीच में किस तरह की रिलेशनशिप है, उसकी जब हम स्टडी करते हैं तो उससे रिलेटेड जितने भी स्पेसिफिकेशंस होते हैं उसका एक पूरा फ्रेमवर्क प्रोवाइड कराती है रिसर्च डिज़ाइन। और कई बार हम इसको तो ये कह देते हैं कि जो रिसर्च डिज़ाइन हमारी रहती है वो एक डिफाइंड प्लान होती है, एक पूरा स्ट्रक्चर रहती है। और कह सकते हैं कि जो हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं, जो हमारी इन्वेस्टिगेशन की स्ट्रेटजी रहती है, इन्वेस्टिगेशन हम लोग किसी भी क्वेश्चन को या जो हम क्वेश्चन फॉर्मुलेट करते हैं, जो भी रिसर्च हमने प्रॉब्लम बनाई है, उन क्वेश्चंस को या उन प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए जो आंसर्स हम खोजते हैं, तो उस आंसर को खोजने के टाइम जब हम इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो उसकी क्या स्ट्रेटजी रहती है, तो उसको भी हम वो हमारी रिसर्च डिज़ाइन में आती है। तो रिसर्च डिज़ाइन को हम कह सकते हैं कि एक डिफाइंड प्लान होती है, एक स्ट्रक्चर रहती है और एक स्ट्रेटजी ऑफ इन्वेस्टिगेशन होती है उन क्वेश्चंस का आंसर करने के लिए जो हमने अपने रिसर्च प्रॉब्लम में बनाए हुए हैं। और कह सकते हैं कि ये एक पूरा मास्टर प्लान होती है जो मेथड्स को स्पेसिफाई करती है, सारे प्रोसीजर्स के बारे में बात करती है कि हम कौन कौन से कैसे कैसे डेटा कलेक्ट करेंगे, किस तरह से उसका एनालिसिस करेंगे, जो हमारी इंफॉर्मेशन है हम उसको कैसे ऑब्जर्व करेंगे, उससे हम कैसे अपना आउटकम निकालेंगे, कैसे रिजल्ट निकालेंगे। तो ये एक तरह से रिसर्च डिज़ाइन हो जाती है कि ये एक रोड मैप है जो हमारी रिसर्च को आगे ले जाती है। और ये एक एक्टिविटी है, टाइम बेस्ड प्लान, जिसमें हम रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स का ध्यान रखते हैं। और ये एक फ्रेमवर्क है जो ये स्पेसिफाई करती है रिलेशनशिप्स को वेरिएबल्स के बीच, जो भी हम जिन भी वेरिएबल्स के बीच हम स्टडी कर रहे हैं। हमारी प्रॉब्लम कोई भी हो सकती है। से अगर हम एक प्रॉब्लम ले लें कि कोरोना से कितने लोग अफेक्टेड हुए या कितने लोगों की जान गई, कोरोना वायरस और जो उससे अफेक्टेड पीपल हैं उनके बीच की अगर हम रिलेशनशिप की स्टडी करना चाहें, तो उसके लिए जो फ्रेमवर्क प्रोवाइड होगा वो हमारी रिसर्च डिज़ाइन में आएगा कि हम किस टाइप की रिसर्च करेंगे, उसमें क्या क्या चीज़ें होंगी, उसका स्ट्रक्चर कैसे रहेगा, हम उसको किस तरह से प्लान करेंगे, कौन कौन से प्रोसीजर्स होंगे उसमें। तो ये एक रिसर्च डिज़ाइन की बेसिक अंडरस्टैंडिंग है। आई होप आप समझ गए होंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। एक गौरी साहब थे 1995 में, इन्होंने एक स्ट्रक्चर दिया था या एक बेसिक रिसर्च डिज़ाइन प्रोवाइड कराई थी कि जो रिसर्च डिज़ाइन है और जो हमारी प्रॉब्लम स्ट्रक्चर रहती है उसमें किस तरह की रिलेशनशिप होती है। जैसे वो एक्सप्लोरेटरी रिसर्च है तो अनस्ट्रक्चर्ड जो भी हमने प्रॉब्लम बनाई है उससे रिलेटेड वो अनस्ट्रक्चर्ड रहेगी। अगर वो हमारी रिसर्च डिज़ाइन डिस्क्रिप्टिव है तो हमारी प्रॉब्लम का जो स्ट्रक्चर होगा वो स्ट्रक्चर्ड रहेगी। जो अगर वो काजल रिसर्च डिज़ाइन है तो भी हमारी प्रॉब्लम जो है वो स्ट्रक्चर्ड रहेगी। तो इस तरह से गौरी साहब ने 1995 में दिया था। इसको बहुत ज़्यादा समझने की ज़रूरत नहीं है, ये जस्ट
एक एग्जाम्पल के तौर पे लिया है। अच्छा, स्टडी डिज़ाइन अगर हम टाइम या एक तरह से रेफरेंस पीरियड के बेस पे अगर हम देखें कि रेफरेंस पीरियड के बेस पे जो स्टडी डिज़ाइन होती है वो कितनी तरह की होती है, तो इसमें दो तरह की होती है रेफरेंस पीरियड के बेस पे। एक रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी स्टडी डिज़ाइन रहती है और एक प्रोस्पेक्टिव स्टडी डिज़ाइन रहती है। रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी डिज़ाइन, जैसा कि आप इसके नाम से ही अंदाज़ा लगा सकते हैं, ये किसी फिनोमिनन या किसी सिचुएशन को के लिए होती है, और ऐसे फिनोमिनन या ऐसी सिचुएशन के लिए होती है जो पास्ट में हो चुका है, जो उससे यानी कुछ वक्त पहले हो चुका है, जो हिस्ट्री में जो टाइम गुजर गया है उसमें वो फिनोमिनन या वो सिचुएशन आ चुकी है। तो जो भी हम पास्ट की स्टडी करते हैं जिस स्टडी डिज़ाइन में, तो वो हमारी रेट्रोस्पेक्टिव स्टडी डिज़ाइन कहलाती है। और जो प्रॉस्पेक्टिव स्टडी डिज़ाइन होती है वो हमें बताती है कि कोई फिनोमिनन की प्रेवेलेंस क्या होगी, कि फ्यूचर में वो किस तरह का होगा, और या कोई सिचुएशन है तो फ्यूचर में कैसी सिचुएशन होगी और उसका क्या फिनोमिनन होगा। जैसे कोरोना के बारे में हम स्टडी करना चाहें कि कोरोना का क्या नेचर होगा आने वाले 2022 में, 2022 के आखिर में, या 2023 में, या 2024 में। तो हम कोरोना के प्रीवेलेंस की स्टडी करते हैं कि ये जो कोरोना एक फिनोमिनन है या एक वायरस है या कोई भी ऐसी सिचुएशन जिसकी हम स्टडी करना चाहें कि फ्यूचर में उसकी क्या प्रेवेलेंस होगी, उसका वो किस रिवाज से बढ़ेगी, रिवाज बेसिकली कह सकते हैं कि उसका क्या नेचर होगा और उसके क्या इफ़ेक्ट्स होंगे। तो इस वजह से जो हमारी प्रोस्पेक्टिव स्टडी डिज़ाइन रहती है, हम किसी फिनोमिनन को फ्यूचर में समझने के लिए या उसमें कि उस फिनोमिनन का फ्यूचर में क्या इफ़ेक्ट होगा, किस तरह का उसका नेचर होगा, तो ये होती है हमारी प्रोस्पेक्टिव स्टडी डिज़ाइन जो फ्यूचर से रिलेटेड होती है। और रेट्रोस्पेक्टिव डिज़ाइन हमारी पास्ट पास्ट से रिलेटेड होती है। और कोई भी स्टडी डिज़ाइन ज़रूरी नहीं है कि वो रेट्रोस्पेक्टिव ही हो या प्रोस्पेक्टिव स्टडी डिज़ाइन ही हो। कई बार रेट्रोस्पेक्टिव ही हो सकती है सिर्फ, और कई बार प्रोस्पेक्टिव स्टडी डिज़ाइन ही हो सकती है, और कई बार दोनों हो सकती है कि हम अगर किसी फिनोमिनन की स्टडी करना चाहें तो वो रेट्रोस्पेक्टिव भी स्टडी डिज़ाइन हो सकती है और वो प्रोस्पेक्टिव स्टडी डिज़ाइन भी हो सकती है। इससे एग्जांपल कोरोना, कोरोना के नेचर को अगर हम समझना चाहें या कोरोना के फिनोमिनन को समझना चाहें तो हम ये भी देख सकते हैं कि 2019 और 20 में कोरोना का नेचर क्या था, कैसा था, 2021 में कैसा रहा था, एंड 2022 और 23 में कैसा रहा था। तो दोनों कंबाइन हो जाएंगे, स्टडी डिज़ाइन दोनों तरह की हो सकती है। पर हमें ये समझना चाहिए था कि जो दोनों में डिफरेंस रहता है वो क्या होता है, कि रेट्रोस्पेक्टिव डिज़ाइन क्या है और प्रोस्पेक्टिव स्टडी डिज़ाइन क्या है। गाइस, अगर हम बात करें कि जब हम रिसर्च डिज़ाइन को प्रिपेयर करते हैं तो किन किन चीज़ों का हमें ख्याल रखना चाहिए, तो सबसे पहली चीज़ ये होती है कि जब भी हम रिसर्च डिज़ाइन प्रिपेयर करें या जो भी हम डिज़ाइन बनाएं, जो भी फ्रेमवर्क सेट करें या जो भी प्लान बनाएं कि हमारी रिसर्च किस तरह से आगे जा रही होगी, तो जो भी हमने रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स बनाए हैं या जो भी हमारी स्टडी है, तो वो ऑब्जेक्टिव्स क्लियर होने चाहिए उस रिसर्च डिज़ाइन के। जो जो वो रिसर्च डिज़ाइन है वो हमारे रिसर्च के ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग होनी चाहिए। ऐसा ना हो कि वो रिसर्च डिज़ाइन हमारी रिसर्च ऑब्जेक्टिव्स के खिलाफ हो या उसको फुलफ़िल ना करती हो। इसके अलावा हम इसमें रिसर्च डिज़ाइन में सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन और सैम्पल डिज़ाइन, इन सब चीज़ों का भी कोशिश करते हैं कि किस तरह से किस तरह के हमारे सैम्पल्स होंगे और कौन कौन से इंफॉर्मेशन की सोर्सेज हम यूज़ कर रहे होंगे, या हमारा जो मेथड क्या होगा डेटा कलेक्ट करने का, या कह सकते हैं कौन कौन से टूल्स का हम इस्तेमाल करेंगे डेटा कलेक्ट करने के लिए, या हम डेटा का एनालिसिस किस तरह से कर रहे होंगे, क्वालिटेटिव बेस पे कर रहे होंगे या क्वांटिटेटिव बेस पे कर रहे होंगे। तो ये कुछ चीज़ें हैं, जब हम रिसर्च डिज़ाइन बना रहे हों तो हमें इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए कि जो हमारी रिसर्च डिज़ाइन है वो हमारे ऑब्जेक्टिव्स के अकॉर्डिंग हो, जो हमारी रिसर्च है उसके जो ऑब्जेक्टिव्स हमने सेट किए हैं उसके अकॉर्डिंग होनी चाहिए। और जो हमारे टूल्स होने वाले हैं कि हम किस तरह से डेटा कलेक्ट करेंगे, उसकी भी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग मिलती हो हमें रिसर्च डिज़ाइन से। डेटा का एनालिसिस किस तरह से कर रहे होंगे, तो इन सब चीज़ों का एक पूरा प्लान होना चाहिए हमारे पास। ये भी हमें पता होना चाहिए कि हमारे जो सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन है वो क्या रहने वाले हैं। तो इस तरह से इन चीज़ों का हम ख्याल रख सकते हैं रिसर्च डिज़ाइन में। अच्छा, अगर हम बात करें कि रिसर्च डिज़ाइन बनाने के कौन कौन से बेनिफिट्स हो सकते हैं या हम क्यों रिसर्च डिज़ाइन बनाते हैं, तो ये चीज़ हमें समझना ज़रूरी है कि जैसे कि हम जब रिसर्च डिज़ाइन बना लेते हैं तो जो हमारी रिसर्च रहती है वो एफिशिएंट हो जाती है। उसमें जो कमियां छोटी मोटी होती हैं या जो टाइम का सही यूज़ हम नहीं करते हैं
रिसर्च डिज़ाइन ना होने की वजह से, तो उससे हम बच जाते हैं, या किसी डेटा का हम सही इस्तेमाल ना करें या पूरा इस्तेमाल ना करें, या जो हमारी कई बार हम बाइस हो जाते हैं डेटा से रिलेटेड या रिसर्च फाइंडिंग से रिलेटेड, तो हमारी बाइस को मिनिमाइज़ कर देती है, यानी कि जो हमारी पर्सनल इंटरेस्ट है उसकी वजह से हमारी रिसर्च पर कोई इफ़ेक्ट ना पड़े। और जो रिसर्च डिज़ाइन रहती है, अगर हम रिसर्च डिज़ाइन बना लेते हैं तो हमें रिलायबिलिटी प्रोवाइड कराती है और ऑब्जेक्टिविटी भी प्रोवाइड कराती है। रिलायबिलिटी कहते हैं कि हम उसको दोबारा से वेरीफाई कर सकते हैं। रिसर्च डिज़ाइन अगर हम उसका एक रिकॉर्ड रखें, जैसे हमने एक रिसर्च डिज़ाइन प्रिपेयर किया और उससे रिलेटेड उस रिसर्च डिज़ाइन के अकॉर्डिंग हमने कोई रिसर्च कर ली, और रिसर्च करने के बाद हमारे पास कुछ रिज़ल्ट आया, कुछ आउटकम आया। देन अगर हम पता करना चाहें कि जो हमारा आउटकम है वो वेरीफाइबल है कि नहीं है, रिलायबल है कि नहीं है, तो हमारे रिसर्च डिज़ाइन में हमें हेल्प करता है बाद में भी। तो ये एक तरह से जो हमारी बेनिफिट्स होती हैं रिसर्च डिज़ाइन के, वो हमें रिलायबिलिटी और ऑब्जेक्टिविटी प्रोवाइड कराते हैं कि जो भी हम रिसर्च करेंगे इस रिसर्च डिज़ाइन से रिलेटेड, हम बाद में इसी को फॉलो करते हुए इसको हम वेरीफाई भी कर सकते हैं। अच्छा, ये काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड कराती है कि अगर हम आने वाले टाइम में या रिसर्च के दौरान अगर हम कुछ चेंज करना चाहें या कुछ उसमें ऐड या उसमें कुछ रिमूव करना चाहें, तो उसमें वो फ्लेक्सिबिलिटी भी प्रोवाइड कराती है रिसर्च डिज़ाइन। और जैसा कि भी मैंने बताया कि रिसर्च डिज़ाइन जो रहती है वो रिसोर्सेज का ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करने में बहुत सहायक रहती है, बहुत सहायता करती है ये, क्योंकि जो हमारे पास इंफॉर्मेशन रहती है हम उसका ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल करें, कम से कम खर्च में या कम से कम टाइम देकर या कम से कम पैसा इस्तेमाल करके। तो ये इस तरह से जो हमारे रिसोर्सेज होते हैं उसका ऑप्टिमम यूज़ करने में रिसर्च डिज़ाइन काफ़ी हेल्प करती है। तो ये इसके कुछ फ़ायदे हैं जो कई बार एग्ज़ाम में पूछ लेता है कि क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं रिसर्च डिज़ाइन के। तो आप कह सकते हैं कि जो रिसर्च डिज़ाइन है वो रिसर्च को एफिशिएंट बनाती है, बाइस को मिनिमाइज़ कर देती है, ये रिलायबिलिटी और ऑब्जेक्टिविटी को इंश्योर करती है, ये फ्लेक्सिबिलिटी को भी इंश्योर करती है, और जितने भी रिसोर्सेज हमारे होते हैं उसका ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन प्रोवाइड कराती है, या ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन करने में हेल्प करती है रिसर्च डिज़ाइन। अब अगर हम बात करें तीसरे स्टेप की, जो रिसर्च प्रोसेस है हमारा, उसमें 8 स्टेप होते हैं। तो अगर जो हमारा जो तीसरा स्टेप है डेवलपिंग डाटा कलेक्शन इंस्ट्रूमेंट, तो हम कौन कौन से डेटा कलेक्शन के इंस्ट्रूमेंट्स का यूज़ कर सकते हैं। तो इसमें हमें ये देखना होगा कि हम कौन कौन से डेटा कलेक्शन का यूज़ कर सकते हैं। तो जैसे आप जानते हैं कि एक प्राइमरी डेटा होता है और एक सेकेंडरी डेटा होता है। आप अपनी रिसर्च के लिए प्राइमरी डेटा का भी यूज़ कर सकते हैं और सेकेंडरी डेटा का भी यूज़ कर सकते हैं। और आप जानते हैं कि जो प्राइमरी डेटा जो होता है या जो प्राइमरी रिसर्च होती है, वो एक तरह से फर्स्ट हैंड रिसर्च होती है, या जो भी हम डेटा उससे रिलेटेड कलेक्ट करते हैं वो फर्स्ट हैंड डेटा होता है। यानी कि जो भी हम उसमें डेटा कलेक्ट करेंगे वो हम खुद कलेक्ट करेंगे या किसी को हायर करके कलेक्ट करेंगे कि वो डायरेक्टली जिस पर्सन से भी रिलेटेड इंफॉर्मेशन है वो खुद उससे लेकर के आए। और लेकिन जो हमारी सेकेंडरी डेटा होती है, सेकेंडरी रिसर्च होती है, या जो सेकेंडरी डेटा होता है, उसमें हम किसी और का कलेक्ट किया हुआ डेटा यूज़ करते हैं। जैसे कि अगर हम स्टडी करना चाहें कि पॉपुलेशन कितनी है इंडिया में, तो हम जो 2011 का सेंसस है उसको यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से हमारा ये सेकेंडरी डेटा हो जाएगा, क्योंकि वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने एनएसएसओ के ज़रिए उसको कलेक्ट करवाया है और वो किसी और के ज़रिए कलेक्ट किया गया है। बट अगर हम उस एनएसएसओ का डेटा ना यूज़ करके खुद ही सर्वे करने लग जाएं और पता करें कि इंडिया की पॉपुलेशन कितनी है, वन बाय वन काउंटिंग करें, तो हमारी प्राइमरी रिसर्च हो जाएगी। और इसके अगर हम कुछ एग्जांपल्स की बात करें प्राइमरी रिसर्च की, जैसे कि मैंने अभी सर्वे का नाम ही लिया कि हम इसमें सर्वे कर सकते हैं, एक फोकस ग्रुप का इंटरव्यू कर सकते हैं, या अपनी ऑब्जर्वेशन बेस पे या कुछ एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, तो वो हमारी प्राइमरी रिसर्च कहलाती है। और जो इसमें जो एक्ट ऑफ लुकिंग होता है वो हम किसी और से डेटा कलेक्ट करते हैं। वो हो सकता है न्यूज़पेपर का यूज़ कर लें, हम बुक्स का यूज़ कर लें, लाइब्रेरी का यूज़ कर लें, या कुछ जो रिपोर्ट्स होती हैं या पीरियोडिकल्स होते हैं वहाँ पर जो कुछ डेटा दिया रहता है उसका भी हम यूज़ कर सकते हैं। तो इस तरह से वो हमारा सेकेंडरी डेटा हो जाएगा। और जो प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा होता है, या जो प्राइमरी रिसर्च और सेकेंडरी रिसर्च होती है,
वो क्वालिटेटिव भी हो सकती है, क्वांटिटेटिव भी हो सकती है, या दोनों ही हो सकती हैं। और अगर हम बात करें कि क्या क्या बेनिफिट्स होते हैं प्राइमरी डेटा कलेक्ट करने के या सेकेंडरी डेटा कलेक्ट करने के, तो जो हमारा प्राइमरी डेटा होता है वो हमारी नीड्स को बहुत ज़्यादा फुलफ़िल करता है। यानी अगर हमें एक घर, एक पार्टिकुलर स्टेट, या कह सकते हैं एक छोटा सा एग्जांपल ले लें एक पार्टिकुलर गांव का, कि उस गांव में कितने लोग हैं जो पढ़े लिखे हैं। तो अगर हम उसका वहीं उसी गांव में चले जाएं तो जो हमारी नीड है उसके अकॉर्डिंग हम डेटा को कलेक्ट कर सकते हैं, और जो भी हम डेटा की क्वालिटी है उसको कंट्रोल कर सकते हैं। यानी कि एग्जैक्टली जो डेटा हम चाहते हैं वो डेटा हमें मिल जाएगा। या और भी अगर हम गांव के बारे में जानना चाहें तो एकदम एग्जैक्ट क्वालिटी का पता चल जाएगा। वो फर्स्ट हैंड रिसर्च या फर्स्ट हैंड डेटा कलेक्शन रहता है। और जो सेकेंडरी डेटा की जो बेनिफिट्स हैं कि वो ये काफ़ी चीप होता है, यानी कि सस्ता होता है, और क्विक होता है। काफ़ी जल्दी हम इसको ले सकते हैं, काफ़ी जल्दी इसको हम कलेक्ट कर सकते हैं। जैसे कि मैंने एग्जांपल लिया ही कि अगर हम पॉपुलेशन का डेटा कलेक्ट करना चाहें कि इंडिया में पॉपुलेशन कितनी है, तो ये बहुत लंबा प्रोसेस होगा कि हम प्राइमरी डेटा कलेक्ट करें, जाके सर्वे करें, लोगों से पूछें कि उनके घरों में कितने लोग रहते हैं। तो बजाय ये सब करने के हम एक क्लिक पे NSSO की वेबसाइट पे जाएंगे और वहाँ से डेटा कलेक्ट कर लेंगे। या कोई बुक है जो पब्लिश हुई है जिसमें 2011 का सेंसस दिया हुआ है, वहाँ से हम डेटा कलेक्ट करके जल्दी से उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर हम डिसएडवांटेजेस की बात करें कि जो प्राइमरी डेटा हमारा रहता है उसके क्या क्या डिसएडवांटेजेस होते हैं, तो इसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये रहता है प्राइमरी डेटा का कि ये काफ़ी ज़्यादा टाइम टेकिंग होता है, और कई बार हमें ये काफ़ी महंगा भी पड़ सकता है। और अगर सेकेंडरी डेटा के डिसएडवांटेज की बात करें तो सेकेंडरी डेटा ये काफ़ी पुराना हो सकता है, या हमारी नीड्स के अकॉर्डिंग नहीं हो सकता है। और सबसे अच्छी बात जो रहती है सेकेंडरी या प्राइमरी डेटा की, कि जो हमारा प्राइमरी डेटा रहता है वो रियल टाइम बेस्ड डेटा होता है, और जो हमारा सेकेंडरी डेटा होता है वो पास्ट से रिलेटेड रहता है। और जो हम प्राइमरी डेटा कलेक्ट करते हैं वो करंट रिसर्च प्रॉब्लम को एड्रेस करने के लिए करते हैं। तो इस तरह से आप इसको समझ सकते हैं। इसमें कुछ डिफरेंस मैंने दिया हुआ है, और इसके कुछ और एग्जांपल्स भी दिए हुए हैं कि डेटा कलेक्शन के टूल्स क्या होते हैं। जैसे कि मैंने वहाँ पे बताया, इसमें इमेज में भी बताया कि डेटा कलेक्शन के टूल्स ऑब्जर्वेशन को भी यूज़ कर सकते हैं, हम सर्वे का भी यूज़ कर सकते हैं, क्वेश्चनायर का भी यूज़ कर सकते हैं, फिजिकल टेस्टिंग भी कर सकते हैं, ऑनलाइन क्वेश्चनायर का भी यूज़ कर सकते हैं। जबकि सेकेंडरी डेटा में हम जर्नल्स इस्तेमाल करते हैं, आर्टिकल्स इस्तेमाल करते हैं, वेबसाइट्स का यूज़ करते हैं, बुक का इस्तेमाल करते हैं, गवर्नमेंट के पब्लिकेशंस एंड रिकॉर्ड्स को देखते हैं। तो जो हमारा इसी वजह से जो सेकेंडरी डेटा होता है वो काफ़ी आसान रहता है, और इजीली हम इसको कलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आई थिंक आपकी प्राइमरी और सेकेंडरी डेटा से रिलेटेड जो डाउट्स होंगे वो क्लियर हो गए होंगे, पहले से भी आपको पता होगा। और अब आई होप आपकी अंडरस्टैंडिंग अच्छी हुई होगी। अगर हम बात करें कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव डेटा क्या होता है, तो जो ऑब्जेक्टिव डेटा या सब्जेक्टिव डेटा की बात करें तो जो हमारा ऑब्जेक्टिव डेटा रहता है ये किसी पर्सन के ओपिनियन से ऑब्जेक्टिव डेटा पे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इंडिपेंडेंट रहता है किसी सिंगल पर्सन के ओपिनियन से। और जबकि हमारा जो सब्जेक्टिव डेटा होता है वो किसी इंडिविजुअल के ओपिनियन से के ओपिनियन पे डिपेंड करता है और उससे इफेक्टेड हो सकता है। अगर हम इसका एग्जांपल देखें कि अगर हम पता करना चाहें कि इंडिया में एजुकेशन की क्वालिटी क्या है, तो हर एक इंसान अपना अलग अलग ओपिनियन प्रोवाइड कराएगा, अलग अलग डिफिनीशन देगा कि एजुकेशन क्या होती है। तो इस तरह से जो हमारा डेटा उससे मिलेगा उस क्वेश्चन से रिलेटेड, ये हमारा सब्जेक्टिव डेटा हो जाएगा। और अगर हम बात करें कि इंडिया में कितने लोग एजुकेटेड हैं, कितने पीपल हैं जो लिटरेट हैं, तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव डेटा हो जाएगा। ये किसी सिंगल पर्सन के ओपिनियन से अफेक्टेड नहीं होगा, ये इंडिपेंडेंट रहेगा किसी भी इंसान के ओपिनियन से, उसकी थॉट से, उसकी प्रेफरेंसेस से। तो जो भी हमारा ऑब्जेक्टिव डेटा होता है वो किसी सिंगल पर्सन की ओपिनियन से इंडिपेंडेंट रहता है, जबकि जो हमारा सब्जेक्टिव डेटा रहता है वो इंडिविजुअल्स के ओपिनियन पर डिपेंड करता है। अच्छा, अगर हम बात करें क्वालिटेटिव डाटा एंड क्वांटिटेटिव डाटा क्या होता है, तो क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डेटा में बस एक यही एक तरह से कह सकते हैं कि ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव डेटा का एक दूसरा फॉर्म है।
क्वालिटेटिव डेटा को हम अपने थॉट्स में या न्यूमेरिक वैल्यूज़ में हम इसको डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं, जबकि जो हमारा जो क्वांटिटेटिव डेटा होता है हम इसको नंबर्स में डिफ़ाइन कर सकते हैं या नंबर्स में लिख सकते हैं। और जो भी हमारी इसमें देख लेते हैं कि क्या है इसमें शायद कुछ गड़बड़ है। क्वालिटेटिव डेटा इज डिस्क्रिप्शन ऑफ थिंग्स मेड विदाउट असाइनिंग numeric values. For example, facts generated from unstructured interviews. It needs the researcher's interpretation. अच्छा, सही है, कोई गड़बड़ नहीं है। जो हमारा क्वालिटेटिव डेटा रहता है, इसमें हम जो भी फैक्ट्स कलेक्ट करते हैं, जो भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं, वो उसके लिए या उसको रिप्रेजेंट करने के लिए हमें किसी न्यूमेरिक वैल्यूज़ की ज़रूरत नहीं पड़ती हैं। न्यूमेरिक वैल्यूज़ बोले तो जैसे नंबर्स में 1 2 3 4 5 6 7 8 ये सारे नंबर्स हो गए, तो हम इसको नंबर्स में रिप्रेजेंट करने की ज़रूरत नहीं होती है हमें कि हम क्वालिटेटिव डेटा को नंबर्स में रिप्रेजेंट करें। जैसे कि जो हम अनस्ट्रक्चर्ड इंटरव्यूज़ करते हैं या किसी टॉपिक के ऊपर लोगों की राय जानना चाहते हैं, किसी चीज़ की क्वालिटी के बारे में या किसी सिचुएशन के बारे में, तो वो उसको हम नंबर्स में डिफ़ाइन नहीं कर सकते हैं। तो लोग जो हमें जो इंटरप्रेट करके बताते हैं या जो रिसर्चर रहता है वो जब डेटा कलेक्ट करता है तो वो अपने हिसाब से उसका इंटरप्रिटेशन कर सकता है, जबकि क्वांटिटेटिव डेटा में ऐसा नहीं होता है। रिसर्चर को जैसे वो डेटा मिलेगा उसको वैसे का वैसा ही प्रेजेंट करना पड़ेगा, वैसे का वैसा ही बताना पड़ेगा। जैसे क्वांटिटेटिव डेटा इंटेल मेजरमेंट यानी कि नापता है इन विच द नंबर्स आर यूज्ड डायरेक्टली टू रिप्रेजेंट प्रॉपर्टीज ऑफ थिंग्स, यानी कि जो भी प्रॉपर्टीज़ हैं चीज़ों की उसको हम रिप्रेजेंट करने के लिए नंबर्स का यूज़ करते हैं। जैसे कि इंडिया में सेक्स रेशियो कितना है, तो सेक्स रेशियो को रिप्रेजेंट करने के लिए हम एक स्पेसिफिक नंबर का इस्तेमाल करते हैं। और हम इसमें जो भी डेटा कलेक्ट करते हैं उसका हम स्टैटिस्टिकल एनालिसिस कर सकते हैं। इसमें एक लार्ज सैंपल की रिक्वायरमेंट होती है क्योंकि ये क्वांटिटेटिव डेटा तो होता ही है, और इसमें इसी वजह से प्रॉपर सैम्पलिंग डिज़ाइन की भी ज़रूरत पड़ती है। और इसमें जो एबिलिटी होती है चीज़ों को जनरलाइज करने की या जो भी डेटा कलेक्ट करते हैं और उससे जो भी हम इंफॉर्मेशन निकालते हैं तो उसको हम जनरलाइज कर सकते हैं। जबकि क्वालिटेटिव डेटा से जो हमारे पास आउटकम या रिजल्ट निकल के आता है हम उसको जनरलाइज नहीं कर सकते हैं, क्योंकि रिसर्चर की इंटरप्रिटेशन पे डिपेंड करता है और जो लोगों के ओपिनियंस होते हैं उस पर भी ये निर्भर करता है। तो हर एक इंसान का अलग अलग ओपिनियन हो सकता है, हर सिचुएशन अलग अलग हो सकती है, उसको लोग अपने तरीके से डिफ़ाइन करते हैं। तो इसी वजह से जो क्वालिटेटिव डेटा होता है या क्वालिटेटिव बेस्ड डेटा जो रहता है उससे रिलेटेड जो हमारे पास आउटकम आता है या जो रिज़ल्ट आता है उसको हम जनरलाइज नहीं कर सकते हैं, जबकि क्वांटिटेटिव डेटा को हम ज़्यादा से ज़्यादा जनरलाइज कर सकते हैं या ज़्यादा जगहों पर जनरलाइज कर सकते हैं। तो इस तरह से ये ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव डेटा हो गया, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव डेटा हो गया। अब अगर हम बात करें कुछ अदर मेथड्स की, जो डेटा कलेक्शन के मेथड्स हैं, जैसे कि कुछ डेटा कलेक्शन के मेथड ऑब्जर्वेशन मेथड भी होते हैं, जिसमें हम स्ट्रक्चर्ड डेटा का इस्तेमाल करते हैं और ये बेसिकली डिस्क्रिप्टिव रिसर्च के लिए इस्तेमाल किए जाते हैं। और कुछ अनस्ट्रक्चर्ड डेटा यूज़ कर लेते हैं हम, जो ये एक्सप्लोरेटरी रिसर्च के लिए इस्तेमाल होते हैं, या हम पार्टिसिपेंट की ऑब्जर्वेशन की बात कर लेते हैं या नॉन पार्टिसिपेंट ऑब्जर्वेशन की बात कर लेते हैं या डिस्गाइज्ड ऑब्जर्वेशन की बात कर लेते हैं कि जो ऑब्जर्वेशन छुपा हुआ है दिखता नहीं है उसकी बात कर सकते हैं। हम कुछ सैम्पल सर्वे मेथड का भी यूज़ कर सकते हैं। सर्वे मेथड भी हमारा दो तरह का हो सकता है, स्ट्रक्चर्ड सर्वे हो सकता है, अनस्ट्रक्चर्ड सर्वे हो सकता है। अच्छा, अगर आप स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड रिसर्च को पढ़ना चाहते हैं तो हमारे प्रीवियस लेक्चर का रेफरेंस ले लीजिए, तो आप इसकी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग कर पाएंगे कि स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड रिसर्च में या अनस्ट्रक्चर्ड डेटा कलेक्शन में क्या डिफरेंस होता है। तो आप हमारी अगर प्रीवियस वीडियोस देख लेंगे तो ये चीज़ें थोड़ा सा आपको और क्लियर हो जाएंगी। स्ट्रक्चर्ड और अनस्ट्रक्चर्ड के बीच का डिफरेंस बहुत अच्छे से मैंने अपनी प्रीवियस वीडियोज़ में दिया हुआ है और इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप जा कर के वहाँ पर देख लीजिएगा। अच्छा, डाटा कलेक्शन के मेथड्स में एक बहुत पॉपुलर मेथड है कॉन्टैक्ट मेथड, जो आजकल काफ़ी पॉपुलर हो गया है और लोग इसका ज़्यादा इस्तेमाल करने लगे हैं। जैसे कि हमारे पास बहुत सारे स्पैम ईमेल आते हैं या मैसेजेस आते हैं, तो ये एक तरह से जो मेथड है डाटा कलेक्शन का, ये कॉन्टैक्ट मेथड कहलाता है। जैसे हम
किसी के पास क्वेश्चनर भेज देते हैं मेल करके, या टेलीफोनिक इंटरव्यू कर लेते हैं, या कई बार हम मैसेज ही भेज देते हैं लोगों को, या व्हाट्सएप पर मैसेज मिल जाता है, या फेसबुक पर मैसेज मिल जाता है। इसमें हम फोकस ग्रुप इंटरव्यू भी कर सकते हैं, और मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि हम इसमें क्वेश्चनायर प्रिपेयर कर सकते हैं, और क्वेश्चनायर को प्रिपेयर करने के बाद हम लोगों को जाकर के दे सकते हैं कि आप इन क्वेश्चंस का आंसर कर दीजिए। और क्वेश्चनायर प्रिपेयर करने के बाद हम कई बार उस क्वेश्चनायर को मेल कर देते हैं, या टेलीफोनिक इंटरव्यू पे ही उसको हम कंप्लीट कर लेते हैं, या इंटरसेप्ट इंटरव्यूइंग भी कर लेते हैं उसके लिए। अच्छा, क्वेश्चनायर के 2-3 टाइप होते हैं जिसको हमें समझने की ज़रूरत है कि क्वेश्चनायर एक ओपन एंडेड होता है, एक क्लोज्ड एंडेड होता है। तो हम देख लेते हैं कि जो टाइप्स ऑफ क्वेश्चनायर होते हैं वो क्या होते हैं। जैसे कि क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चनायर में क्या करते हैं हम कि इसमें मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस या स्केल बेस्ड क्वेश्चंस रख देते हैं, और जो भी हम इसमें क्वेश्चंस बनाते हैं ये एक लार्ज नंबर ऑफ़ रिस्पोंडेंट के लिए बनाते हैं, या एक इसमें जो हमारा सैम्पल साइज़ रहता है इसमें काफ़ी बड़ा रहता है। और जो भी हम फॉर्मेट सेट करते हैं क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चनायर में वो फिक्स रहता है, उसको हम चेंज नहीं कर सकते हैं। और जो भी क्वेश्चन होते हैं वो यस या नो टाइप के होते हैं, या एमसीक्यूज टाइप के होते हैं, जिसमें आपको एक ही ऑप्शन सेलेक्ट करना रहता है। अभी एक एग्जांपल मैं देता हूँ तो ये क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चनायर आपको क्लियर हो जाएगा। अगर हम ओपन एंडेड क्वेश्चनायर की बात करें तो ओपन एंडेड क्वेश्चनायर ये हमें थोड़ा सा फ्लेक्सिबिलिटी ऑफर करते हैं कि जो रिस्पोंडेंट रहता है वो किसी सवाल का आंसर कर सकता है और नहीं भी कर सकता है। अगर हम उससे कोई सवाल पूछें तो वो सवाल को हाँ में भी जवाब दे सकता है, ना में भी जवाब दे सकता है, उसकी एक लंबी चौड़ी इंटरप्रिटेशन भी बता सकता है। तो वो ओपन एंडेड रहती है, वो जैसे मर्जी चाहे उसका इंटरप्रिटेशन कर दे। इसी वजह से कहते हैं कि जो हमारी ओपन एंडेड क्वेश्चनर रहती है उसमें हम फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड कराते हैं। अच्छा, अगर हम एग्जांपल देखें कि हम पता करना चाहें कि क्लोज एंडेड क्वेश्चनर के क्या क्या एग्जांपल हो सकते हैं, तो अगर हम कहें कि मेट्रो रेल की जो सर्विसेज हैं न्यू दिल्ली में, या कहीं भी मान लीजिए लखनऊ में या मुंबई में, तो उसका यूज़ कितने लोग करते हैं। तो अगर हम लोगों से पूछें कि आप मेट्रो सर्विसेज का यूज़ करते हैं कि नहीं करते हैं, तो वो या तो कह देंगे हाँ, या तो कह देंगे ना। तो ये एक तरह से हमारा क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चनायर हो जाएगा। और इसमें हम कई सारी और भी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं, जैसे हम 4-5 ऑप्शन दे सकते हैं उनको। मेट्रो रेल सर्विस के अलावा हम कह सकते हैं आप बस का यूज़ कर सकते हैं, या पर्सनल व्हीकल का यूज़ करते हैं। तो अगर वो पर्सनल व्हीकल का यूज़ करते हैं, या बस का यूज़ करते हैं, या मेट्रो का यूज़ करते हैं, तो 3 में से कोई एक ऑप्शन सेलेक्ट कर लेंगे, उनके पास और ज़्यादा ऑप्शंस नहीं हैं। तो ये हमारा क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चनायर होगा। बट ओपन एंडेड क्वेश्चनायर में हम क्या करते हैं कि लोगों से पूछते हैं कि जो भी क्वालिटी है सर्विस की वो क्या है, कैसी है। यानी कि जो रेल सर्विसेज हैं वो अच्छी हैं, नहीं हैं, उसका लेवल क्या है। तो ये हमारे ओपन एंडेड क्वेश्चनायर होते हैं। अच्छा, अब अगर हम क्वालिटी की बात करें तो हर एक इंसान की सोच अलग हो सकती है, हर एक का ओपिनियन अलग होगा, हर एक की इंटरप्रिटेशन अलग होगी। और कई लोग तो ये भी कह सकते हैं कि भाई मुझे नहीं पता है, मैं डिफ़ाइन नहीं कर सकता हूँ क्वालिटी को, क्योंकि कई सारे रीज़न्स हो सकते हैं उसके। हो सकता है उसने अदर मेट्रोज़ ना देखी हों, या मेट्रो का कम यूज़ किया हो। तो जो हमारी ओपन एंडेड क्वेश्चनायर्स होते हैं जितने भी, उसमें हम लोगों की जो जो भी थिंकिंग रहती है उसको हम फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं कि लोग किसी चीज़ के बारे में क्या सोचते हैं। अच्छा, जो एक थर्ड टाइप है कंबाइंड क्वेश्चनायर की। कंबाइंड क्वेश्चनायर में हमारे दोनों टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं, क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चन भी हो सकते हैं, ओपन एंडेड क्वेश्चन भी हो सकते हैं। जैसे हम पूछ सकते हैं लोगों से कि दोनों ही क्वेश्चन पूछ सकते हैं कि आप मेट्रो रेल सर्विसेज का यूज़ करते हैं कि नहीं करते हैं, और मेट्रो जो रेल की सर्विसेज हैं वो कैसी हैं, उनकी क्या क्वालिटीज़ हैं। तो ये इस तरह से हमारा कंबाइंड क्वेश्चनायर कहलाता है। एक बहुत अच्छा एग्जांपल मैंने आगे लिया है। आप क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चनायर और ओपन एंडेड क्वेश्चनायर या कंबाइंड क्वेश्चनायर को समझने के लिए इसको देख सकते हैं। जैसे क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चनायर में हम लोगों से पूछ सकते हैं कि कितने लोग समोसा खाते हैं। जैसे देखिए एक भीड़ लगी हुई है, हम स्टडी करना चाहें कि कितने लोग आखिर किसी पार्टिकुलर एरिया में समोसा खाते हैं या नहीं खाते हैं।
तो हाउ यानी हाउ का जब हम आंसर करने की कोशिश करते हैं तो ये हमारा क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चनायर हो जाता है। इसमें कोई चॉइस नहीं रहती है, या तो आप समोसा खाते हैं या तो नहीं खाते हैं या कोई और चीज़ खाते हैं। तो इस वजह से ये जो हमारा क्वेश्चनायर होगा ये क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चनायर होगा। अच्छा, अगर हम ओपन एंडेड क्वेश्चनायर की बात करें तो इस पे हम पूछ सकते हैं कि व्हाट इज़ द क्वालिटी ऑफ समोसा, समोसे की क्वालिटी क्या है। जैसे ये बंदा है, इसको आप देखिए, ये बढ़िया मज़े से समोसे खा रहा है, तो हम इससे पूछें कि भाई साहब क्वालिटी क्या है समोसे की, तो ये अपने अकॉर्डिंग इंटरप्रेट करेगा, अपने अकॉर्डिंग बताएगा, अपनी थिंकिंग के अकॉर्डिंग बताएगा कि समोसा किस तरह का है, कैसा है, उसकी क्या क्वालिटी है। और अगर हम किसी दूसरे इंसान से पूछें तो वो फिर अपने अकॉर्डिंग बताएगा कि समोसे की क्या क्वालिटीज़ हैं। तो इसमें काफ़ी फ्लेक्सिबिलिटी रहती है, हर इंसान अपने अकॉर्डिंग इंटरप्रेट कर सकता है और चाहे तो नहीं भी कर सकता है, नहीं पता कैसा, मुझे आइडिया नहीं है इतना। तो ये हमारा ओपन एंडेड क्वेश्चनायर हो गया और क्लोज एंडेड क्वेश्चनायर हो गया। अच्छा, अगर हम बात करें कि कंबाइंड क्वेश्चनायर की, तो हम दोनों ही क्वेश्चन साथ में पूछ सकते हैं कि हाउ मेनी पीपल ईट समोसा एंड व्हाट इज़ द क्वालिटी ऑफ समोसा। दोनों क्वेश्चन एक साथ में, जैसे दोनों इमेजेस यहाँ पे मैंने साथ में लगा दी हैं। एक यहाँ पे मैं ये भी स्टडी करना चाहता हूँ कि कितने लोग समोसा खाते हैं, और ये भी स्टडी करना चाहता हूँ कि वो समोसे की क्वालिटी क्या है। तो इस तरह से आई होप कि क्लोज्ड एंडेड क्वेश्चनायर और ओपन एंडेड क्वेश्चनायर या कंबाइंड क्वेश्चनायर की जो अंडरस्टैंडिंग होगी आपको, वो काफ़ी क्लियर हो गई होगी। तो थैंक यू सो मच गाइस फॉर वाचिंग। आज के लेक्चर में इतना ही था, और नेक्स्ट लेक्चर में हम स्टेप्स ऑफ रिसर्च को कंटिन्यू रखेंगे इन डिटेल। जो अदर स्टेप्स हैं रिसर्च के, आने वाले लेक्चर्स में हम टाइप्स ऑफ सैम्पलिंग की बात करेंगे, और जो रैंडम और नॉन रैंडम सैम्पलिंग रहती है इन डिटेल हम उसके ऊपर डिस्कस करेंगे, और उसके बीच के डिफरेंस को पढ़ेंगे कि क्या होती है सैम्पलिंग, और जो अदर अलग अलग टाइप्स हैं सैम्पलिंग के, उनमें हम कैसे डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। तो बेस्ट ऑफ लक। और अभी यूजीसी नेट JRF 2021 का रिज़ल्ट नहीं आया है। जितने लोग भी अपेयर हुए थे 2021 नवंबर के एग्ज़ाम में, तो उनके लिए बेस्ट ऑफ लक। और जिनका एग्ज़ाम अच्छा नहीं हुआ था लास्ट टाइम, तो उनके लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि अभी भी टाइम है, आप अभी से स्टडी करना स्टार्ट कर दें और समय ज़ाया ना करें, बर्बाद ना करें समय, क्योंकि कोरोना की सिचुएशन है वो इम्प्रूव होती जा रही है। और आई होप तो कि जो हमारा 2022 का एग्ज़ाम होगा वो मई या जून में हो सकता है, और फॉर्म जल्द ही आ जाएंगे, वो फरवरी के एंड में भी आ सकते हैं या मार्च के शुरू में भी आ सकते हैं। तो आपसे सबसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, क्योंकि यहाँ पर हम यूजीसी नेट पेपर 1 का पूरा सिलेबस करेंगे, और जितनी भी यूनिट्स हैं वो चाहे टीचिंग एप्टीट्यूड की हो, कम्युनिकेशन की हो, लॉजिकल रीजनिंग की हो, डेटा इंटरप्रिटेशन की हो, और पैसेज वाला भी कवर करेंगे हम कुछ पोर्शन। और उसके अलावा आईसीटी, पीपल एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट, ये सब कवर करेंगे इन डिटेल। और आने वाले टाइम में हम इकोनॉमिक्स की भी वीडियोस लेकर के आएंगे, उसकी भी स्टडी करेंगे। और जब ये कंप्लीट हो जाएगा पूरा लेक्चर, तो उसके बाद हम लास्ट में PYQs भी करेंगे, जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं। तो गाइज लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और जो नोटिफिकेशन बिल है उसको भी आप प्रेस कर लें, ताकि जब भी हमारी कोई वीडियो आए तो सबसे पहले आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। अगर आपने हमारा टेलीग्राम का चैनल ना सब्सक्राइब किया हो तो उसको भी सब्सक्राइब कर लें, और इंस्टा अकाउंट को भी फॉलो कर लीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बेस्ट ऑफ लक फॉर 2021 एस्पायरेंट्स एंड कमिंग एस्पायरेंट्स ऑफ 2022।